नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 16वां सत्र है जो कि जनवरी 31 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब के द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है या स्वतंत्र इच्छा है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक बात और कही जाती है दोस्तों, यदि आप में से कोई भी चाहे इसे अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहें तो आप यह कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि किसी की भी आज़ादी का उल्लंघन ना हो, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्र इच्छा है। तो जैसा कि दोस्तों रा हर बार कहते हैं, अब हम तुम्हारा स्वागत उस एक अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं एक के कानून का पहला नियम यानी कि स्वतंत्र इच्छा को ध्यान में रखते हुए यह पूछना चाहता हूँ कि संरक्षकों या कह लो गृह रक्षकों ने इस पृथ्वी को क्वारंटीन कैसे किया, या कह लीजिए इसके ऊपर ये लक्ष्मण रेखा कैसे लगाई। क्या ये क्वारंटीन स्वतंत्र इच्छा के अंदर आती है? तो रा कहते हैं संरक्षक या कह लो गृह रक्षक इस ग्रह की तीसरी घनत्वता के लोगों की स्वतंत्र इच्छा की रक्षा करते हैं। वह ग्रह के चारों ओर क्वारंटीन को सक्रिय कर देते हैं, यानी इस लक्ष्मण रेखा को सक्रिय कर देते हैं, ताकि यहाँ के लोगों की स्वतंत्र इच्छा में कोई दखल ना दे सके। परंतु वह स्थिति जो क्वारंटीन लगाने में ज़रूरी होती है, वह आपके लोगों की स्वतंत्र इच्छा की विकृति के कारण उसमें दखल देता है, यानी कि आपके लोगों की सोच इस क्वारंटीन को मजबूत होने में दखल देती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राह कह रहे हैं ना, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिमागों में विभाजन है ना और एकता नहीं है तुम्हारे दिमागों में, तुम उस एक अनंत रचयिता के बनाए हुए तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और ध्यान अवस्था में जाकर सबकी भलाई के लिए नहीं मांग रहे हो, तो ये क्वारंटीन जो है ये कमज़ोर पड़ने लग जाती है, और जब ये कमज़ोर पड़ने लग जाती है स्वतंत्रता की इच्छा का उल्लंघन भी हो सकता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं शायद गलत हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि यदि स्वतंत्र इच्छा है तो फिर ये ओरियन समूह भी यहाँ दखल देने के लिए स्वतंत्र है। तो फिर यह क्वारंटीन लगाने से आप इसे कैसे संतुलित करते हैं, यानी कि सभी के स्वतंत्र इच्छा में कैसे संतुलन बनाते हैं? तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि देखो भाई, आज़ादी का कानून लगा रखा है रचयिता ने, ठीक है, और जब सबके लिए स्वतंत्र इच्छा है तो इसका मतलब ओरियन समूह के लिए भी ये स्वतंत्र इच्छा है। तो आप इसका संतुलन कैसे बनाते हो, आप ये बैलेंस कैसे करते हो? तो रा कहते हैं यह संतुलन एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता में होता है। लड़ाकों द्वारा यानी ओरियन समूह द्वारा जो स्वतंत्र इच्छा में दखल होता है, यानी वो जो उल्लंघन करते हैं, वो उनकी समझदारी के घनत्वता में होता है। हालांकि यह घनत्वता जो कि तीसरी घनत्वता है उसमें वे दखल नहीं कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ओरियन समूह खुल के नहीं कर सकता है, मतलब खुल के अगर वो करेगा तो फिर ये सामने आ जाएंगे उसके, यही बताना चाह रहे हैं रा। तो इसके आगे रा कहते हैं इसलिए इस घनत्वता की कंपनता में जो अंतर है उसे संतुलित करने के लिए क्वारंटीन लगाया गया है। इस प्रकार परिस्थिति को संतुलित किया जाता है, जिसके तहत ओरियन समूह को रोका नहीं जाता बल्कि चुनौती दी जाती है। इस प्रकार तीसरे घनत्वता के समूह की स्वतंत्र चुनाव को कोई रोक नहीं लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो ओरायन समूह अगर ज़बरदस्ती करेगा घुसने की तो घुस नहीं पाएगा अंदर, तो उसको चुनौती दे दी जाती है कि तू घुस कैसे रहा है भाई अंदर, जब यहाँ पर इनकी आज़ादी है, इस ग्रह पे इनके लेसन चल रहे हैं, ठीक है, तो तुम ऐसे कैसे घुस सकते हो अंदर? तो अगला सवाल डॉन करते हैं। हमारे क्वारंटीन में अचानक कुछ समय के लिए जब खिड़कियाँ यानी विंडोज़ खुल जाती हैं, जिसका इस्तेमाल करके ओरियन समूह कभी कभी अंदर आ जाते हैं, क्या इसका संबंध स्वतंत्र इच्छा से होने वाली विकृति से है? तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं ये जो पोर्टल्स से खुल जाते हैं ना, जो खिड़कियाँ से खुल जाती है, विंडोज़ खुल जाती हैं, इनका इस्तेमाल करके ये ओरियन समूह अंदर आता है। और तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हो जाता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है क्या? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है, मतलब ये काम कैसे करता है?
तो रा कहते हैं यह बिल्कुल रैंडम नंबर जनरेटर के काफ़ी समान है, जो कि एक खास सीमा के भीतर कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो रैंडम नंबर जनरेटर है यह कुछ इस तरीके से काम करता है। ये हालांकि इसको टेक्नोलॉजी से भी बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए ज़ीरो और एक, यानी शून्य और एक। तो यदि आप इस रैंडम नंबर जनरेटर की तरफ आप जो भी सोचेंगे, यदि आपने सोचा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो उसके ऊपर लिख कर आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। यदि आपने सोचा ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ऐसे करके, तो उसके ऊपर ऐसे करके लिख के आ जाएगा। तो वो आपकी सोच से बात कर रहा होता है। यदि आप जानना चाहें इस रैंडम नंबर जनरेटर के बारे में थोड़ा अधिक, तो हमने 4 डॉक्यूमेंट्री आपको बताई थी स्टीवन ग्रियर की। तो यदि आप वो देखेंगे तो उसमें उन्होंने इसका उदाहरण भी दे रखा है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। इन रैंडम नंबर जनरेटर के स्रोत या सोर्स क्या है? क्या यह ग्रह रक्षकों द्वारा बनाई जाती है, जो अपने रखवाली को संतुलित करने के लिए करते हैं, या इनका स्रोत संरक्षकों के अलावा भी कोई है, यानी ग्रह रक्षकों के अलावा भी कोई है? इसका सोर्स क्या है? तो रा कहते हैं सभी स्रोत एक ही हैं। हालांकि हमने आपका सवाल समझ लिया है। ये जो खिड़कियां खुलने की घटना होती है वह ग्रह रक्षकों के अन्य स्वयं के द्वारा होती है, यानी अदर सेल्फ। यह आपके स्थान समय में इस घनत्वता के बाहर से संचालित या ऑपरेट होती है, जिसे आप बुद्धिमान ऊर्जा का क्षेत्र कहते हैं। आपके अपने चक्रों की तरह ही उसका अपना संतुलन होता है, उसका लय होता है। जैसे घड़ी बजने की आवाज़ या स्ट्राइकिंग होती है। जब खिड़कियां खुलने की घटना होती है, इसमें किसी के पास घड़ी नहीं होती है, यानी यह कभी भी खुल जाती है, इसलिए रैंडम दिखती है। रैंडम का मतलब हो गया कि अपने आप होती हुई। यह आयाम, डायमेंशन, या कह लीजिए घनत्वता जहाँ से संतुलन बनता है, वहाँ यह रैंडम नहीं होता है। इसलिए हमने यह कहा कि यह समानता कुछ सीमा तक ही हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रा कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि देखो ये जो जिन घनत्वताओं से ये वो हो रही होती है ना, मैनेज हो रही होती है, ठीक है, इसको मैनेज करते तो ग्रह रक्षक ही हैं, लेकिन वो ग्रह रक्षक के खुद की कॉपी होते हैं। मतलब वो भी बिल्कुल ग्रह रक्षक की तरह ही काम करते हैं। और ये बिल्कुल इस तरीके से काम करती है जैसे कोई घड़ी चल रही हो, टक 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 टक। तो इसमें अगर कहीं पर भी कुछ दिक्कत आती है तो वो अपने आप ही आती है, क्योंकि यह पूरी तरीके से निर्धारित इस पर है कि वहाँ के लोगों की सोच कैसी है। अगर सोच में विभाजन है तो यह कभी भी खुल सकती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये रैंडम होता है, अपने आप ही खुलती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इसको खोलता है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। इन खिड़कियों के संतुलन द्वारा ग्रह रक्षक लोगों की सकारात्मक सोच को बचाते हैं और इस कवच द्वारा ओरियन के समूह को पूरी तरह रोकते हैं। क्या यह सही है? तो सवाल भी अच्छा किया उन्होंने। सवाल कहा कि क्या इस संतुलन के द्वारा, मतलब इससे संतुलन बना के रखा जाता है क्या? ग्रह रक्षक जो है वो बाहर से इसको लगा देते होंगे ग्रह के ऊपर, और इससे ओरियन समूह को रोका जाता होगा। मतलब एक तरीके से कवच का काम करती है, वही एक तरीके से लक्ष्मण रेखा जैसी। तो रा कहते हैं आप आंशिक रूप से पार्शली सही हैं। यह संतुलन तब बनता है जब लोगों के समूह में सकारात्मकता और नकारात्मकता का प्रभाव बराबर मात्रा में हो। इसलिए आपके इस ग्रह में कम नकारात्मकता की बजाय सकारात्मक सूचना या प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लोगों में कुछ हद तक नकारात्मक दिशा में झुकाव ज़्यादा है। तो यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि देखो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों का संतुलन बना रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नेगेटिव सोच ज़्यादा हो गई लोगों की, या वो विभाजन के रास्ते पर निकल गए, तो ये झुकाव ज़्यादा हो जाता है, और उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये खिड़कियाँ जो है ना ये खुल जाए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। इस तरीके से पूरी स्वतंत्र इच्छा संतुलित होती है ताकि हर व्यक्ति को बराबर अवसर मिले कि वह दूसरों की सेवा या खुद की सेवा में चुनाव कर सके। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है। तो डॉन अगला सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से स्वतंत्र इच्छा के कानून के बारे में यह काफ़ी गहरी जानकारी है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, यदि मैं इस सिद्धांत प्रिंसिपल का एक उदाहरण दूं, यदि महासंघ इस धरती पर आए तो लोग उन्हें भगवान की तरह देखेंगे, जिससे उनकी स्वतंत्रता के कानून का उल्लंघन होगा और उनका ध्रुवीकरण कम हो जाएगा। मैं अनुमान लगाता हूं कि वही स्थिति तब भी होगी जब ओरियन समूह उतरेगा। यह उनकी ध्रुवता खुद की सेवा की तरह कैसे प्रभावित होगा? यदि ओरियन समूह यहाँ धरती पर आ जाए और खुद को भगवान की तरह
जाने जाने लगे। तो रा कहते हैं ओरियन के समूह की धरती पर उतरने की घटना से लोगों के ध्रुवीकरण पर गहरा असर होगा। उन लोगों का झुकाव खुद की सेवा की तरफ होने लगेगा। पिछले अवसर का बिल्कुल उल्टा जो आपने कहा था, यानी कि तब जब महासंघ के लोग उतरते। तो दोस्तों यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि अगर ओरियन समूह भी अपनी लैंडिंग यहाँ कर दे, ठीक है, तो वो हो सकता है कि अपने आप को भगवान की तरह दिखाने लग जाए। ठीक है, जबकि रचयिता तो तरंगे हैं। ठीक है, तो ये कौन है जो अपने आप को क्या कहते हैं भगवान की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को भगवान की तरह दिखाने लग जाए, और ये भी हो सकता है कि वो दूसरों का ध्रुवीकरण ऐसा कर दे कि वो उसको भगवान मानने लगें और खुद की सेवा के रास्ते पर निकल पड़े। और उन्होंने ये कहा ये बिल्कुल उल्टा होगा अगर महासंघ के लोग उतरते, तो ऐसा नहीं होता। महासंघ के लोग तो यही कहते हैं कि भाई अनंत रचयिता एक है, अनंत रचयिता एक है, हम तो उसके दूत हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, यदि ओरियन समूह उतरने में समर्थ हो जाता है तो क्या इससे उनकी ध्रुवीकरण में बढ़ोतरी हो जाएगी? मैं इसे इस तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यह उनके लिए बेहतर नहीं होगा कि वे पर्दे के पीछे से काम करें और हमारे ग्रह से ऐसे लोगों को ढूंढें जिनका झुकाव खुद की सेवा की तरफ अपनी स्वतंत्र इच्छा से हो? ओरियन समूह के लिए यह भी अच्छा होगा कि वह धरती पर उतरे और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें, तो लोग इससे ज़्यादा पसंद करेंगे। तो रा कहते हैं पहले उदाहरण में यदि हम देखें तो ओरियन समूह के लिए यह तरीका ज़्यादा समय के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि यह धरती पर उतरकर एक के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार से वह इस ग्रह में अपना काम भी करते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डॉन ने जो सवाल किया, डॉन ने कहा कि भाई ये ज़्यादा उनके लिए सही नहीं रहेगा कि चुपचाप पीछे से पर्दे के पीछे से काम करते रहें और किसी को बताएं भी ना, और जो लोग खुद की सेवा के रास्ते पर हैं उनको अपना अपना सारा कुछ देते रहें, और ये क्या कहते हैं उस तरीके से अगर काम करेंगे तो शायद ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। तो दूसरे पार्ट में उन्होंने ये भी कहा डॉन ने कि अगर वो धरती पर पूरी तरीके से अपनी लैंडिंग कर दे और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करे, अपनी टेक्नोलॉजी से ये कर दे, अपनी टेक्नोलॉजी से वो कर दे, तो शायद इस केस में लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे और हो सकता है उसकी दिशा में भी निकल जाए। परंतु राय ये कह रहे कि देखो ओरियन समूह के लिए ये चीज़ तो ठीक है कि वो पीछे से ही काम करे, तो वो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि ऐसे में वो खुद नहीं कर रहा है, दूसरों से करवा रहा है। ठीक है, और वो भी उस तरीके से कि वो अपनी खुद की इच्छा से कर रहे हैं, और इस तरह से अगर वो काम करते रहें तो ये ज़्यादा प्रभावी साबित होगा। तो आगे राह कहते हैं दूसरे परिस्थिति में यदि वह बड़ी संख्या में धरती पर उतरे तो उनका ध्रुवीकरण नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इस तरह वह पूरे ग्रह की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन कर देंगे। यद्यपि यह एक तरह का जुआ भी हो सकता है। यदि उन्होंने ग्रह को जीतकर अपने साम्राज्य में ले जाने की कोशिश की तो उस ग्रह में स्वतंत्र इच्छा दोबारा स्थापित कर दी जाती है। इस प्रकार ओरियन समूह के इस गतिविधि को रोक दिया जाता है। भ्रम का कानून या कह लो कन्फ्यूजन का कानून या कह लो आज़ादी का कानून को तोड़ने के कारण उनकी इस आगे बढ़ने की इच्छा पर रोक लगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे रा जो कह रहे हैं ना कि अगर वो ऐसे खुलकर करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब पूरे ग्रह की आज़ादी का उल्लंघन हो चुका है, और जैसे ही ग्रह की आज़ादी का उल्लंघन होता है तो फिर इसको दोबारा स्थापित किया जाता है, फ्री विल को, यानी आज़ादी का ये जो कानून है इसको दोबारा स्थापित किया जाता है। यानी अगर उसने आज़ादी का उल्लंघन कर दिया तो फिर तो युद्ध की स्थिति सी हो जाती है, आपस में आमने सामने हो जाते हैं ये कि तुमने आज़ादी का उल्लंघन कर दिया, और लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ जी हमारी आज़ादी का उल्लंघन हो गया है। तो इस केस में क्या होता है कि ये होता है ना, जैसे हमें हमारे बड़े बूढ़े लोग कह के गए थे, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना दोबारा की जाती है। तो ये उसी तरीके की कुछ बात यहाँ पे हमको लग रहा है जैसे चल रही हो। तो वो कह रहे कि अगर उन्होंने करने की कोशिश की तो फिर इस पर रोक लगाई जाती है, मतलब हम फिर घुस जाते हैं पूरे के पूरे इनके आमने सामने हो जाते हैं बेसिकली। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, आपने ओरियन समूह के संबंध में साम्राज्य यानी एम्पायर शब्द का उल्लेख किया है। मैंने कुछ समय के लिए सोचा है कि स्टार वॉर्स नाम की एक फिल्म में भी कुछ इसी तरह से बताया गया है कि दरअसल क्या हो रहा है, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम साधारण रूप से बच्चों की कहानियों की तरह इन सब के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कह रहे हैं स्टार वॉर्स की, तो स्टार वॉर्स काफ़ी समय पहले 80s में भी आई थी, 90s में भी आई, इस तरीके की कई कई चीज़ें आई। और यदि हम लोग अपना भी देखें, हम तो केवल अपनी सीमित जानकारियों के हिसाब से हम महाभारत जानते हैं, हम रामायण जानते हैं। यदि कोई और किसी और धर्म का है तो वो उसे अपने धर्म की तरीके से देख सकता है। तो इस केस में यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये तो तुम्हें कहानियों की तरह बताई गई है,
मतलब ये कि वो इसको अपने साम्राज्य में लाने की कोशिश करे। तो वो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या वो इकाई जिनका झुकाव खुद की सेवा की तरफ है, उनकी कटाई भी उसी तरह होती है जिस तरह दूसरों की सेवा करने वालों की कटाई होती है? तो रा कहते हैं, कटाई तो सिर्फ एक ही होती है। सिर्फ वही चौथी घनत्वता में प्रवेश कर पाता है जिन्होंने एक रचयिता को ढूंढने के लिए अपने रास्ते चुन रखे होते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हार्वेस्ट तो एक ही होगी, ठीक है। अब सबने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं। जिसने अपने रास्ते नहीं चुने तो रा ने पहले ही कह दिया था कि ये ग्रह खाली हो जाएगा, या हो सकता है अभी आगे कह दे कि ये ग्रह खाली हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अपने रास्ते चुन लिए हैं ना, उनकी कटाई उसी दिशा में हो जाएगी, मतलब वो उसी तरीके के सतयुग में जाएंगे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, अच्छा तो जैसे हम चौथी घनत्वता में प्रवेश करेंगे वहाँ विभाजन हो जाएगा, यानी कि वे सारे लोग जो चौथी घनत्वता में जाएंगे वह किसी ग्रह या स्थान में जाएंगे जहाँ उनमें से कुछ लोग जो दूसरों की सेवा वाले होंगे वो अलग ग्रह में जाएंगे, और कुछ लोग उस जगह जाएंगे जहाँ खुद की सेवा करने वाले लोग होंगे। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो दोस्तों इसका मतलब चौथी घनत्वता में सतयुग का भी विभाजन है, ऐसा नहीं है सतयुग एक ही है। जो खुद की सेवा के रास्ते पर चल रहे हैं वो उस तरीके के ग्रह पे निकल जाएंगे, जो अपनी सेवा, जो दूसरों की सेवा के रास्ते पर है वो दूसरे तरह के ग्रह पे चले जाएंगे। इसी तरीके से रा बोल रहे हैं कि हाँ ये सही है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, अच्छा जब महासंघ ने क्वारंटीन लगाई थी करीब 75,000 साल पहले, क्या ओरियन समूह ने इसके पहले इस ग्रह के किसी भी भाग में संपर्क करने की कोशिश की थी? तो रा कहते हैं लगभग 45,000 साल पहले यह कोशिश हुई थी, परंतु यह सफल नहीं हो पाई। तकरीबन 26,000 वर्ष पहले इस समूह ने अपनी एक इकाई को इस ग्रह में भेजा। इस प्रयास में उन्हें थोड़ी सफलता मिली, पर भविष्य में इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं हुआ। 2300 वर्ष पहले से अब तक यह समूह भी लगातार कटाई के लिए उसी प्रकार प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार महासंघ कर रही है। तो इसका मतलब दोनों ही पार्टीज काम कर रही हैं दोस्तों, कि मतलब महासंघ भी काम कर रहा है और इधर से ओराइन समूह भी काम कर रहा है, इस किताब के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप उस इकाई का नाम बता सकते हैं जिन्हें 26,000 वर्ष पहले उन्होंने भेजा था? तो रा कहते हैं उस इकाई का नाम याहवे था। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 10 धर्म आदेश यानी कमांडमेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि जिम, डॉन और कार्ला क्रिश्चियन थे तो उन्होंने बाइबल का उदाहरण लिया। उदाहरण में 10 कमांडमेंट्स बताई गई हैं, तो उन 10 कमांडमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि ये 10 कमांडमेंट्स क्या हैं। तो रा कहते हैं इन धर्मादेशों की उत्पत्ति नकारात्मक संस्थाओं के कानून का पालन करने वाले से हुई थी, जो सकारात्मक झुकाव वाले व्यक्ति की सूचना को प्रभावित करती हैं। यह सूचनाएं थी तो नकारात्मक, परंतु इसे सकारात्मक रूप से पेश किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि देखो ये बताई तो इस तरीके से गई कि हाँ ये तुम्हारे फायदे के लिए है, परंतु ये थी नकारात्मक। तो यानी राय यहाँ पर ये कह रहे हैं यदि तुम आज़ादी का कानून इसके ऊपर लगाओगे, यदि उसके अंदर ऐसा लिखा हो कि तू ऐसा कर और ऐसा ना कर, तो अगर आप इसको देखोगे तो उससे आपको शायद पता चल जाएगा कि हाँ ये एक तरीके की किसी को ऑर्डर देना है कि तू ऐसा कर और तू ऐसा ना कर। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यह ओरियन समूह द्वारा दिया गया था? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो दोस्तों यह सत्र भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस सत्र को हम लोग यहीं रोकते हैं। तो जैसा कि रा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।